नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 11 अक्टूबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक करके सारा न्यूज़। IMF रेजेस इंडियाज FY24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%। ठीक है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी जहाँ पे 3% ग्रो कर रही है, चाइना जैसी इकोनॉमी जहाँ पे 5% ग्रो कर रही है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.3%। यानी कि कई सारे डेवलप्ड नेशंस जैसे कि US बोल लो, जापान बोल लो, 2.1% के आसपास होवर कर रहे हैं। यूरोप का तो और ही बुरा हाल है, यूरोजोन का। उनके हिसाब से तो 0.7% के आसपास ग्रो करेगी यूरोप, तो उनका तो और ही ख़राब हालत है। कई सारे इन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, ये अपना आउटलुक हर साल निकालते हैं कि भाई कौन सी कंट्री किस हिसाब से ग्रो करेगी। और हर क्वार्टरली बोल लो, आप उसे अपडेट करते रहते हैं। क्वार्टरली तो नहीं बोलूँगा, ये हर हाँ मतलब हर साल में 4 बार 3 बार 2 बार डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया यूके में इंक FTA बाय मंथ एंड। FTA क्या होता है दोस्तों? FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूके कई मतलब कुछ टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि भाई हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है दोस्तों कि हम आपके गुड्स को टैक्स नहीं करेंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से हम बाकी गुड्स को टैक्स करते हैं, बाकी कंट्रीज़ के गुड्स को जो टैक्स करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एकदम ही टैक्स नहीं करेंगे, हम उस टैक्स को एकदम मिनिमम में लेके जाएंगे। ठीक है, कई सारे गुड्स को टैक्स एग्जाम्प्ट भी करेंगे, बट कई सारे गुड्स को जो टैक्सेशन जो अभी करंट है उसे हम रिड्यूस भी कर देंगे। तो उसे होता है, वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इंडिया और यूके का अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये फर्स्ट कंट्री रहेगा, डेवलप कंट्री, जिसके साथ इंडिया जो है एक प्रॉपर FTA साइन करेगा। करेंटली 20 बिलियन का है ट्रेड इंडिया और यूके के बीच में। तो अब ये जो है बढ़ाया जाएगा थ्रू FTA। यूके का बोलना है कि भाई इंडिया में जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं गुड्स को इंपोर्ट वगैरह करने में, वो काफ़ी चैलेंजिंग है। कितने, लगभग 30 के ऊपर पेपर्स तो फाइल करने पड़ते हैं आपको एक नॉर्मल एक इंपोर्ट करने के लिए। मतलब 30 के ऊपर पेपर्स नहीं होते, मतलब 26 के आसपास चैप्टर्स होते हैं। मतलब हर चैप्टर्स का आपको कंप्लाई करो, गुड्स को आपको रेफर करो, फिर इतने सारे BOE फाइल करो। डिले हो जाते हैं पोर्ट्स वगैरह में, कई बार कस्टम क्लियरेंस के कारण, कई बार ट्रैफिक ज़्यादा रहता है पोर्ट्स वगैरह में। ये सब चीज़ के कारण बोल रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इंडिया और यूके का अगर ये होता है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फ़ायदा तो देखिए दोनों को ही होगा। अब जैसे इसमें आज और एक आर्टिकल है, वो मैं कंपनी स्पेसिफिक है तो कैटेगोरिकली कवर नहीं करूँगा, बट उस आर्टिकल में बोला गया है कि भाई विस्की जो प्रीमियम विस्की है, शिवास रीगल, उनका ये कि भाई उनके इंपोर्ट्स इंडिया में बढ़ जाएंगे काफ़ी। तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है, जैसे कि आपके रॉयल स्टैग और ये सब ब्रांड्स जो है, ब्लेंडर स्प्राइट, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसा करते हो तो हमारा सेल्स डाउन हो जाएगा। तो देखिए चैलेंजेस तो काफ़ी आएंगे, तो उसी चीज़ के बीच में कहीं पे मीडिएट किया जाएगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। तो ऑल इन ऑल मेरा ये कहना है कि भाई फ़ायदा भी दोनों कंट्रीज़ को होगा, और कई सारे सेक्टर्स में कई सारे कंपनीज जो है लॉस भी बेयर कर सकते हैं, बट ओवरऑल दोनों इकोनॉमीज को फ़ायदा होगा ही होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एंड ऑफ लॉक इन में ब्रिंग अ फ्लड ऑफ शेयर्स टू स्ट्रीट। देखिए है क्या दोस्तों न्यूज़, लॉक इन पीरियड कुछ होता है। क्या होता है लॉक इन पीरियड में? जब आपके शेयर्स लिस्ट होते हैं ना, तो पोस्ट IPO जो प्री IPO जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको आफ्टर द IPO अपने शेयर्स को होल्ड करके रखना पड़ता है। कौन होते हैं ये सब इन्वेस्टर्स? प्री इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? प्री IPO इन्वेस्टर्स एक तो प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स को मिनिमम 20% स्टेक अपना होल्ड करके रखना पड़ता है फॉर 1 ईयर। ठीक है, एक होते बाकी के जो प्री IPO इन्वेस्टर्स, उनको होल्ड करके रखना पड़ता है कितना? फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, और एंकर इन्वेस्टर्स रहते हैं जो, उनको होल्ड करके रखना पड़ता है 1 मंथ। जैसे ही ये जब होल्डिंग पीरियड वाला चीज़ खत्म हो जाता है ना, तो कई सारे कंपनीज में देखना आपकी एक गिरावट आती है शेयर प्राइस में। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि कंपनी खराब परफॉर्म कर रहा है या ऐसा कुछ, क्योंकि एक IPO से निकल के ये इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि भाई अब हम अपना पैसा कहीं और लगा देंगे, कंपनी से जितना रियलाइज होना था हमें हो गया। ठीक है, अब अपने शेयर्स बेच नहीं सकते उस केस में।
नेक्स्ट दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेप्स अप विजिलेंस बट सीज नो मेजर इम्पैक्ट फ्रॉम इजराइल फॉर नाउ। देखिए, अभी तक तो आपने न्यूज़ पढ़ चुका होगा कि इजराइल पे अटैक हुआ था, फिलिस्तीन ने अटैक किया था और कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है। अब जाके जो है इजराइल जो है धीरे धीरे करके अटैक अपना ऑलरेडी चालू कर चुका है, ग्राउंड बेस्ड अटैक भी करेगा। बट ऑल इन ऑल अगर हम देखिए, एक तो हो गया उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से पैलेस्टीन ने क्या क्या रीज़न था पैलेस्टीन ने अटैक किया, अब क्या रीज़न है कि इसराइल जो है उससे बैकफायर करेगा वगैरह वगैरह। बट एक बार हम समझते इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से कि क्या है ये न्यूज़। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप ये न्यूज़ को देखोगे तो इसमें होता क्या है कि इसराइल है एक डिफेंस का नेशन, ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ समझ के रखिए। अब इसराइल का एक तो थोड़ा सा हो सकता है, हम जितने नेशंस उसके ऊपर डिफेंस के लिए डिपेंडेंट है, थोड़ा सा उनके सर्विसेज में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई एम श्योर इसराइल ये सब चीज़ से बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। मेन प्रॉब्लम इस पता कौन सा एक प्रोडक्ट का आता है, दैट इज़ क्रूड ऑयल। बोला जा रहा है, ऐसा तो किसी अभी तक किसी नेशन ने ओपनली सपोर्ट नहीं किया, बट बोला जा रहा है कि ईरान ने उनको सपोर्ट किया। अब अगर ईरान ने अगर पैलेस्टीन को सपोर्ट किया तो यूएस तो छोड़ेगा नहीं, हैवी और सैंक्शंस लगाएगा। ईरान वैसे ही इतने सैंक्शन से मरा पड़ा है, और अगर सैंक्शंस लग जाते तो इनके ऑयल और कोई नहीं खरीदेगा। अब अगर ऑयल कोई नहीं खरीदेगा तो ऑब्वियसली शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगा, है ना। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे ऑयल के, तो आपको पता है कहाँ कहाँ इम्पैक्ट नहीं आएगा। आई थिंक दैट लिस्ट गोज एंडलेस, मतलब हर जगह इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज़ से अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो तो ये है। दूसरा चीज़, एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी भी तो आता है दोस्तों। आप देखे होंगे कि भाई कैसे मंडे मार्केट फॉल करता है, फिर ट्यूसडे रिकवर किया, फिर आज भी मार्केट रिकवर किया, तो ऐसे ग्रेजुअली रिकवर तो कर लेता है, बट एक ग्लोबली स्टॉक मार्केट में फॉल आता है। अब पता नहीं ना कौन से कंट्री किस चीज़ पे, अब अभी देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कंट्री ऐसे ऑफिशियली वॉर पे शायद ना जाए, क्योंकि मेजर कंट्री जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, सब इलेक्शंस ड्यू है उनके। तो अब अगर इलेक्शंस ड्यू है तो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा कि भाई जहाँ रिसोर्सेज काफ़ी डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं इनको इसमें, क्योंकि सब कंट्रीज बोलेंगे भाई तुम्हारा इसमें क्या इंटरफेरेंस, तुम अपने क्यों रिसोर्स, तो तुरंत रिएक्शन उनके इलेक्शन के रिजल्ट में आ जाएगा। तो इसीलिए कोई कंट्री ऐसे ऑफिशियली तो सपोर्ट नहीं करेगा, बट अगर मान लो इन केस करता है, मान लो ईरान का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है वॉर में, और फिर यूएस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, फिर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर बनता है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं रहता। इसके कारण कई सारे रिसोर्सेज जो कहीं और लगने थे वो डिफेंस में लगना चालू हो जाते हैं, कोई फंडिंग में लगना चालू हो जाते हैं, इसराइल को फंडिंग या कोई अलग अलग कंट्रीज़ को फंडिंग देना चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ये वॉर ये सब में लगने लगते हैं, तो ऑब्वियसली इससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक प्रॉफिट्स टू शो इम्पैक्ट ऑफ हायर डिपॉजिट रेट्स राइजिंग ट्रेजरी यील्ड्स। ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि जो बैंक प्रॉफिट है ना वो गिरेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं, बैंक्स वगैरह जो पे कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जब से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, तब से रेपो रेट, बैंक का जो लेंडिंग रेट है वो उतना नहीं बढ़ा जितना डिपॉजिट रेट बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों क्या होता है, कितना में बैंक लोन ले रहा है और कितना में बैंक लोन दे रहा है। तो जितना में दे रहा है दैट इज बैंक्स इनकम, जितना में वो बैंक ले रहा है लोन दैट इज बैंक्स एक्सपेंस। तो अभी क्या हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गया, इनकम थोड़ा सा ही बढ़ा, तो वो जो मार्जिन रहता है बैंक का वो कम हो गया। तो अभी क्या है, ये सब किस लिए हो रहा है, ऑब्वियसली देखिए डिपॉजिट रेट्स को बैंक को बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है, इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि भाई हम कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। आज के रेट में अगर आप देखोगे तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आ गए हैं, कि जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, जैसे कि आप SIP आप बांध के रखे हो, जैसे कि आप मान लो इक्विटी मार्केट्स में कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी घुसे हैं, तो ये सब चीज़ के कारण रिटर्न मिल जाता है बैंक के डिपॉजिट से ज़्यादा, तो फिर कोई बैंक में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा देखिए सेफेस्ट तो है ही, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा रिटर्न देने के लिए बैंक्स जो है अपना डिपॉजिट रेट्स बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नमेंट में आज सोशल कंपनीज टू लिस्ट आउट स्टेप्स टेकन टू कर्ब स्लीज। देखिए क्या है, कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि X हो गया, जैसे कि यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनके रिस्पॉन्सेज से गवर्नमेंट जो है अभी खुश नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है कि आप सारे ऑब्सीन कॉन्टेंट्स, ठीक है, सारे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कॉन्टेंट्स उनको टेक डाउन करो, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो वाइडली एक्सेसिबल रहता है कई सारे लोगों के लिए। एंड एज रिस्ट्रिक्शन, हालांकि एज रिस्ट्रिक्शन अब तो आ गया है,
बट एज रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी ये सब कंटेंट क्योंकि इतना वाइडली अवेलेबल रहता है तो किसी के भी नज़र में जा सकता है, तो इसीलिए दे हैव स्ट्रिक्टली मैंडेटेड देम टू टेक इट डाउन। बट उनका ये कहना है कि भाई रिस्पॉन्सेज वे नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो अभी जो है इन प्लेटफॉर्म के लिए तो एक रेड कार्ड है ही कि भाई अगर आप नहीं टेक डाउन करोगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को टाइम नहीं लगता ऑर्डर पास करने में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आज का लास्ट न्यूज़, बाइडेन क्वेश्चन इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स प्रो वाइट हाउस। देखिए क्या है कि यूएस में एक रूल है, अगर आप अपने ऑफिस से हट जाते हो, जैसे सपोज जो बाइडेन जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, तो जब इन्होंने अपने पोजीशन से पोजीशन से जब ये हट गए तो इनके पास बोला जाता है कि इनके जो पोजीशन के हटने के बाद भी जो ऑफिस थे उसमें इन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है यूएस के पर्सपेक्टिव से उसको अपने पास रखा था, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली अ क्राइम। डोनाल्ड ट्रंप इसी के चक्कर में तो अभी केसेस लड़ रहे हैं कि भाई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के चक्कर में। अब बोला जा रहा है कि जो बाइडेन के पास भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स था जब वो वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन छोड़ के अपने ऑफिस में नए ऑफिस में काम कर रहे थे। अब तो खैर ठीक है प्रेसिडेंट है, बट वो वीपी और प्रेसिडेंट के बीच का जो टेन्योर था उनके पास तब भी एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, जबकि वो लेने के लिए उसके लिए उनके पास अथॉरिटी नहीं था उनका उसका पोजीशन का। तो अभी क्वेश्चंस उठेंगे अब इसके ऊपर, ऑब्वियसली इनको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ये सब चीज़ का। सो देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट आता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।